स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। सूर्य, हमारे सौर मंडल का केंद्र। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये है कहाँ? हाँ, मतलब हम जानते हैं कि ये सौरमंडल का मुखिया है, पर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में इसकी जगह क्या है? देखिए, अगर आप मिल्की वे को एक बहुत बड़ा शहर माने, तो सूरज उसके बिल्कुल बीचों बीच, मतलब सेंटर में नहीं है। अच्छा। हाँ, ये केंद्र से करीब 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, एक तरह से शहर के बाहरी इलाके में है। तो मतलब हम एक शांत से गैलेक्टिक उपनगर में रहते हैं? कह सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम केंद्र के पास होते तो वहां के रेडिएशन और उथल-पुथल में शायद जीवन पनप ही नहीं पाता। और ये एक जगह स्थिर तो है नहीं, मैंने पढ़ा है कि ये बहुत तेज गति से घूम रहा है। बहुत तेज। सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, मतलब आप पलक झपकाएं और ये दिल्ली से जयपुर पहुंच गया। हर सेकंड। अरे वाह, ये तो कल्पना से भी परे है। तो फिर एक चक्कर पूरा करने में तो बहुत समय लगता होगा। बहुत ज्यादा। इतनी तेज रफ्तार पर भी सूर्य को आकाशगंगा का सिर्फ एक चक्कर लगाने में करीब 25 करोड़ साल लग जाते हैं। 25 करोड़ साल? जी, और इसी समय को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। गजब। अच्छा, यहीं पर दो शब्द आते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। इसका एक बहुत आसान सा उदाहरण है। जब कोई चीज अपनी ही जगह पर अपनी धुरी पर घूमती है तो वो है परिभ्रमण यानी रोटेशन। जैसे पृथ्वी का घूमना, जिससे दिन रात होते हैं। बिल्कुल। और जब वही चीज किसी दूसरी चीज को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। समझ गया, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है ना? हाँ, वो भी घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। अच्छा, अब जरा इसकी आकार की बात करते हैं। हम सुनते हैं कि ये बहुत बड़ा है, पर कितना? आंकड़ों में देखें तो सूर्य का व्यास मतलब डायामीटर करीब 13,92,000 किलोमीटर है। 13 लाख? हाँ, ये पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए कि सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। 13 लाख? ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। तो इस विशाल भट्टी को ऊर्जा कहां से मिलती है? ये अरबों सालों से जल कैसे रहा है? इसका जो पावर सोर्स है वो है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन? हाँ, मतलब सूर्य के केंद्र में, जिसे हम कोर कहते हैं, वहां दबाव और तापमान इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है तो थोड़ा सा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। सूर्य हर सेकंड में लगभग 40 लाख टन पदार्थ को ऊर्जा में बदल रहा है। 40 लाख टन हर सेकंड? जी, इसीलिए इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही है। करीब 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम। तो चलिए अब जरा सूर्य के अंदर की सैर करते हैं। इसकी जो परतें हैं उनके बारे में बात करते हैं। जरूर। तो सूर्य की संरचना को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, 3 अंदरूनी और 3 बाहरी। तो शुरुआत सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर से करते हैं। कोर, ये सूर्य का पावर हाउस है। यहीं पर सारा नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ का तापमान करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 1.5 करोड़ डिग्री? हाँ, और इस तापमान पर कोई भी चीज ठोस, द्रव या गैस नहीं रह सकती। सब कुछ प्लाज्मा अवस्था में होता है। अच्छा, तो कोर में जो ऊर्जा बनी वो बाहर कैसे आती है? वो सीधे बाहर नहीं आती। कोर के ठीक बाहर की जो परत है उसे विकिरण मंडल या रेडिएटिव जोन कहते हैं। यहाँ से ऊर्जा फोटोन के रूप में आगे बढ़ती है। फोटोन मतलब प्रकाश के कण? हाँ, लेकिन ये जोन इतना घना है कि एक फोटोन को इससे बाहर निकलने में 1 लाख साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। 1 लाख साल? मतलब जो धूप आज हम पर पड़ रही है उसकी ऊर्जा ने अपनी यात्रा तब शुरू की थी जब इंसान शायद गुफाओं में रहता था। बिल्कुल, यही तो खगोल विज्ञान का जादू है। इस विकिरण मंडल के बाद आता है संवहन मंडल या कन्वेक्टिव जोन। संवहन? आप इसे एक उबलते हुए पानी के बर्तन की तरह समझ सकती हैं। यहाँ गर्म प्लाज्मा के बड़े बड़े सेल बुलबुलों की तरह ऊर्जा को सतह की ओर लाते हैं और ठंडे होकर वापस नीचे चले जाते हैं। अच्छा, और फिर हम उस सतह पर पहुंचते हैं जिसे हम देख पाते हैं। हाँ,
उसे कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर। ये सूर्य का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और मैंने सुना है कि इसी परत पर कुछ काले धब्बे दिखते हैं, सौर कलंक या सनस्पॉट्स। सही सुना। ये असल में काले नहीं होते, बस आसपास की सतह से थोड़े ठंडे होते हैं, इसलिए काले दिखते हैं। इनका तापमान करीब 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मतलब ये भी बहुत गर्म है, बस तुलना में ठंडे हैं। बिल्कुल। और इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। लगभग 11 साल का एक चक्र होता है जिसे सौर चक्र कहते हैं। अच्छा, अब प्रकाश मंडल के ऊपर क्या है? सूर्य का वायुमंडल? हाँ, प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर की परत है वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कह सकते हैं। यहीं से सौर ज्वालाएं निकलती हैं ना, सोलर फ्लेयर्स। एकदम सही। ये सूर्य की सतह पर होने वाले बहुत शक्तिशाली विस्फोट होते हैं जिनसे बहुत ज्यादा ऊर्जा लपटों के रूप में निकलती है। और जब ये ज्वाला पृथ्वी तक पहुंचती है तभी वो खूबसूरत अरोरा लाइट्स दिखती हैं। जी, जब इन ज्वालाओं से निकले कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो घर्षण से रंगीन रोशनी पैदा होती है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। बिल्कुल। ये तो प्रकृति का सबसे शानदार लाइट शो है। चलिए अब सबसे बाहरी परत पर आते हैं, कोरोना या किरीट। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। लेकिन ये हमें रोज क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि सूर्य की अपनी चमक के आगे ये बहुत धुंधली होती है। इसे देखने का एकमात्र मौका होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अच्छा, जब चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है तब जो रोशनी का छल्ला दिखता है वो कोरोना है। हाँ, वही दूधिया रोशनी वाला छल्ला कोरोना है। और इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसका तापमान। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। ये बहुत अजीब है। बहुत अजीब। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, पर कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? आग से दूर जाने पर तो गर्मी कम होनी चाहिए। यही तो खगोल भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। वैज्ञानिक आज भी इसका सटीक कारण खोजने में लगे हैं। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, सौर मंडल। सबसे पहले सौर मंडल आखिर है क्या? ये सूर्य जो कि इसका मुखिया है और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और मतलब जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनका एक समूह है। जी बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि इस सौर प्रणाली की खोज, यूं कहिए कि इसका जो सही मॉडल है वो सबसे पहले कॉपरनिकस ने दिया था। अच्छा, तो सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। मुझे याद है पहले तो 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को प्लूटो का बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। बौना ग्रह। हाँ। और इन 8 ग्रहों को भी मतलब 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। 4 आंतरिक ग्रह जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं और 4 बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। और इनको अलग करने वाली एक पट्टी जैसी है ना? जी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट, ये इन दोनों समूहों के ठीक बीच में स्थित है। तो आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक वाले हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एकदम सही। और बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पहले 4 तो हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर अगले 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हाँ, अब अगर आकार की बात करें तो यहां क्रम थोड़ा बदल जाता है, घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अच्छा। क्रम कुछ इस तरह है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चारों बाहरी ग्रह ही आकार में सबसे बड़े हैं। और इसके बाद नंबर आता है हमारी पृथ्वी का। जी। फिर शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा है बुध। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, ज्यादातर ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। हाँ। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन कौन से? ये हैं शुक्र और अरुण। और इसी वजह से इन ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में, यानी शुक्र। और बाहरी ग्रहों में आखिरी से दूसरा ग्रह यानी अरुण। अच्छा, ये बढ़िया है। तो चलिए एक एक करके ग्रहों को देखते हैं। शुरुआत बुध से करते हैं। मर्क्यूरी, ये सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है।
इसका कोई उपग्रह नहीं है ना? जी, बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। और बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी से करता है, सिर्फ 88 दिनों में। सिर्फ 88 दिन? हाँ, और यहाँ वायुमंडल तो है नहीं, इसलिए दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा। और रातें उतनी ही बर्फीली, -173 डिग्री सेल्सियस तक। तापांतर मतलब तापमान का अंतर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे। अब आते हैं शुक्र पर, वीनस। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी यही है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बिल्कुल, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सुबह और शाम को आसानी से दिखता है। हाँ, और इसका आकार, घनत्व, व्यास सब कुछ पृथ्वी के लगभग समान है। हाँ, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी ग्रह भी कहते हैं। जी। इसके बाद है हमारी पृथ्वी, अर्थ, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी पर जीवन की एक बड़ी वजह इसका अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव होना भी है। इसी झुकाव के कारण यहाँ मौसम में परिवर्तन होता है। अच्छा। ये अपना एक चक्कर मतलब एक घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। और सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में से लगते हैं 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। हाँ, और यही जो अतिरिक्त समय है 5 घंटे 48 मिनट वाला, यही हर 4 साल में एक लीप ईयर बना देता है। बिल्कुल। एक और बात, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है, जो कि 3 जनवरी को होता है, तो उस स्थिति को उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं। और जब सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, तो उसे अपसौर कहते हैं, अफेलियन। जी। चलिए अब चलते हैं मंगल पर, मार्स। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, वो शायद आयरन ऑक्साइड की वजह से है ना? हाँ, वहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना है तो वो मंगल पर ही है। इसके उपग्रह भी हैं? हाँ, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और जो डीमोस है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा। जी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मॉन्स, वो भी मंगल पर स्थित है। अब आते हैं बाहरी ग्रहों पर। सबसे पहले बृहस्पति, जुपिटर। यह तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा। और ये अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, लगभग 10 घंटे में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। सिर्फ 10 घंटे में? जी। इसका एक उपग्रह है गैनीमीड, ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध ग्रह से भी बड़ा है, मैंने पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल। बृहस्पति के बाद है शनि, सैटर्न। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान तो इसके चारों ओर के छल्ले हैं। 7 वलय हैं, है ना? जी, 7 मुख्य वलय हैं। और इसका घनत्व इतना कम है, मतलब इतना कम कि अगर इसे पानी में रखा जाए तो ये तैरेगा, डूबेगा नहीं। सच में? ये तो कमाल है। हाँ, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और एक ताज़ा जानकारी ये है कि अब सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के ही पास हैं, 82। अच्छा, पहले बृहस्पति के पास थे। जी, अब शनि ने उसे पीछे छोड़ दिया है। अगला ग्रह है अरुण, यूरेनस। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा है, और ये अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है ना, लगभग 98 डिग्री तक। हाँ, और इसी वजह से ये लेटा हुआ ग्रह जैसा प्रतीत होता है। इसका रंग भी कुछ अलग है। जी, मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। और अब आखिरी ग्रह वरुण, नेपट्यून। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। हाँ, और सबसे दूर होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। कितना समय? लगभग 165 वर्ष। 165 साल? जी। इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है।